Which of the following compounds does not react with bromine? This is unit 10th of class 12, haloalkane and haloarenes. Their MCQs we are discussing, their answers we are discussing. So, first question is, which of the following compounds does not react with bromine? इनमें से कौन सा कंपाउंड ब्रोमीन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ये आपसे जानना चाहे। देखिए प्रोपीन की अगर हम बात करें, दिस इज योर प्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज प्रोपीन। और इसका ट्रीटमेंट अगर आप ब्रोमीन से कराएंगे, क्योंकि एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, अनसैचुरेटेड अल्कीन, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, इसीलिए ये ब्रोमीन के साथ एडिशन में जाएगा और ये प्रोडक्ट बनेगी। वन ऑफ द Br will go to this carbon atom and one Br will go to this carbon atom. ये आपका एक विसिनल डाइहैलाइड है, जिसका यूपीएससी नेम क्या रहेगा, 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन। तो प्रोपीन तो रिएक्शन कर रहा है, यहाँ पूछा हमसे डज नॉट रिएक्ट। सेकेंड कंपाउंड है फिनॉल। तो फिनॉल की रिएक्शन अगर आप कराएंगे ब्रोमीन से, ये एक टेस्ट की तरह भी यूज होता है फिनॉल के। अगर आप फिनॉल का ट्रीटमेंट ब्रोमीन से कराएंगे तो तीनों पोजीशंस पर, ऑर्थो पर, पैरा पर और ऑर्थो डैश पर, इस तरह से तीनों जगह Br आ जाएगा और ये कंपाउंड होगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। 1 2 3 4 5 6। तो ब्रोमीन अगर रिएक्शन करेगा फिनॉल के साथ तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनेगा, जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट कंपाउंड है। ये व्हाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में हमें ऑब्टेन हो जाता है। तो ये भी रिएक्शन कर रहा है, तो फिनॉल भी रिएक्शन कर रहा है ब्रोमीन वाटर से। अगर फिनॉल में आप ब्रोमीन ऐड करेंगे तो आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। तो ये भी रिएक्शन कर रहा है। अब थर्ड कंपाउंड है इथाइलमीन, C2H5NH2। तो जिन बच्चों ने केवल ये हैलोअल्केन वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है, इथाइलमीन नहीं पढ़ा हुआ है, तो उन्हें शायद इस बात का आइडिया नहीं होगा। लेकिन देखिए आप, इथाइलमीन का ट्रीटमेंट अगर आप ब्रोमीन से कराएंगे तो ये इथाइलमीन भी रिएक्शन कर जाएगा C2H5NHBr प्लस HBr। जो NH2 का एक H है, ये वाला, ये दो में से एक H जो है वो रिप्लेस हो जाएगा बाई Br एटम। उसका नाम हो जाएगा N ब्रोमो इथेनामाइन। दिस इज N ब्रोमो इथेनामाइन और HBr ऐसे बाई प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इथाइलमीन भी रिएक्शन कर रहा है, लेकिन जो क्लोरोफॉर्म है CHCl3, ये कोवलेंट कंपाउंड है और ब्रोमीन से रिएक्शन नहीं कर पाएगा। इसमें जो H है ये रिप्लेसेबल H नहीं है, आयनिक H की तरह काम नहीं करेगा कि HBr फॉर्म कर ले और ये Br यहाँ पे लग जाए। तो इसलिए जो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका, दैट वुड बी D। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट विद ब्रोमीन, तो क्लोरोफॉर्म रिएक्शन नहीं कर पाएगा, इसलिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका ऑप्शन D इज करेक्ट। नाउ वी गो फॉर सेकंड क्वेश्चन। फॉस्जीन इज ए कॉमन नेम फॉर, अगर आपको याद आ रहा हो, क्लोरोफॉर्म अगर एयर के कांटेक्ट में आ जाता है तो लाइट की प्रेजेंस में या एयर के कांटेक्ट में डार्क में भी आ गए तो भी ये COCl2 फॉस्जीन गैस और HCl बनाता है। तो क्लोरोफॉर्म को हम इसीलिए डार्क कलर की बोतल में रखना प्रेफर करते हैं, जिससे कि क्लोरोफॉर्म लाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज ना हो जाए। और ये बात ही मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन ना हो, तो इसके लिए एक नेगेटिव कैटलिस्ट हम यूज करते हैं, इथेनॉल। क्या करते हैं हम लोग, देखिए जो बोतल है क्लोरोफॉर्म की,
उसको बिल्कुल नेक तक भरते हैं, यहां तक क्लोरोफॉर्म को बिल्कुल नेक तक हम भरेंगे, ऊपर तक। और सील करने से पहले इसमें थोड़ा सा इथेनॉल जो है इसकी सरफेस पर 1 ml करीब इथेनॉल जो है इसमें ऊपर से पोर कर दिया जाता है। उसके बाद इसको सील दिया जाता है। इथेनॉल का काम क्या है? इथेनॉल एयर को, ऑक्सीजन को क्लोरोफॉर्म के कांटेक्ट में आने से रोकेगा, जिससे कि क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन नहीं होगा और ये कार्बोनिल क्लोराइड यानी कि जो फॉस्जीन गैस है जिसके बारे में यहाँ पूछा जा रहा है वो फॉर्म नहीं होगी, क्लोरोफॉर्म की फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, तो अभी इसी पेपर में आगे क्वेश्चन भी आएगा कि अगर हमें क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन रोकना है तो कौन सा केमिकल यूज करेंगे, तो इथेनॉल हम ऐड कर देते हैं। बाई चांस एयर अगर इसके कांटेक्ट में आ भी गई, इस बोतल के अंदर एंटर कर भी गई सील करते समय, तो ये इथेनॉल क्या करेगा? खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इथेनॉल खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा एल्डिहाइड में, या फिर फाइनली अगर ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत ज्यादा है तो कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन जो क्लोरोफॉर्म है उसका ऑक्सीडेशन होने से बचा लेगा। कभी कभी जब हम क्लोरोफॉर्म को यूज करते हैं तो हमें ये भी चेक करना होता है कि क्लोरोफॉर्म प्योर है या नहीं। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में क्लोरोफॉर्म को हमने ले लिया और उसमें थोड़ा सा हमने सिल्वर नाइट्रेट ऐड कर दिया। ये क्लोरोफॉर्म लेने के बाद हमने इसमें थोड़ा सा सिल्वर नाइट्रेट ऐड कर दिया। सिल्वर नाइट्रेट जब हम ऐड करेंगे और अगर हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है AgCl का, इफ वी गेट व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl, इसका मतलब जो है ये सोल्यूशन में इस क्लोरोफॉर्म में HCl बन चुका है, क्योंकि जो Cl नेगेटिव यहाँ मिल रहा है ना, ये कहां से मिलेगा? HCl से मिलेगा, यानी कि क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन हो चुका होगा। इसलिए इस क्लोरोफॉर्म को एज ए प्योर क्लोरोफॉर्म यूज नहीं किया जा सकता। तो 3 बातें मैंने आपको यहाँ बताई। एक तो ये कि क्लोरोफॉर्म को डार्क कलर बोतल में रखेंगे, क्योंकि क्लोरोफॉर्म लाइट की प्रेजेंस में अगर एयर के कांटेक्ट में आ जाता है तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है फॉस्जीन गैस में, जो कि हाईली पॉइजनस गैस है। तो इसलिए बंद स्टोर में क्लोरोफॉर्म की बोतल को ओपन करते से भी बचना चाहिए। ओपन में ही क्लोरोफॉर्म की बोतल को ओपन करना चाहिए, जिससे कि अगर फॉस्जीन गैस बनी भी है तो आप पता चला उसके कांटेक्ट में आ गए तो बेहोश भी हो सकते हैं। सेकंड बात आपको ये बताई कि अगर आप चाहते हैं कि क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन जो है रुक जाए, फॉस्जीन गैस में वो ना कन्वर्ट हो, तो उसके लिए आप सील करते समय थोड़ा सा उसमें हम इथेनॉल की 2-3 ड्रॉप ऐड कर देते हैं, जिससे कि क्लोरोफॉर्म जो है वो ऑक्सीडाइज होने से बच जाता है। क्या होगा? जो अल्कोहल हम ऐड कर रहे हैं वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा एल्डिहाइड में या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में फाइनली, लेकिन जो क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन है वो बच जाएगा। अगर ये चेक करना हो कि फॉस्जीन गैस बनी है या नहीं बनी है, तो या HCl बना है नहीं बना है, या क्लोरोफॉर्म ऑक्सीडाइज हुआ है नहीं हुआ है, उसके लिए एक टेस्ट ट्यूब में क्लोरोफॉर्म लेकर के उसमें सिल्वर नाइट्रेट का एक्वा सोल्यूशन ऐड कर दीजिए। अगर यहाँ पर आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है AgCl का, इसका मतलब सोल्यूशन में HCl बन गया है, यानी कि क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन फॉस्जीन गैस में हो गया है, तो वो क्लोरोफॉर्म एज ए प्योर क्लोरोफॉर्म यूज नहीं होगा। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। फॉस्जीन इज ए कॉमन नेम फॉर, तो कार्बोनिल क्लोराइड रहेगा COCl2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, when hydrochloric acid gas is treated with propene in the presence of benzoyl peroxide, it gives, तो बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में अगर प्रोपीन का ट्रीटमेंट आप करा रहे हो HCl के साथ, तो क्या कंपाउंड बनेगा? अब आप देखिए प्रोपीन है ना, और बेंजोइल पेरोक्साइड यूज कर रहे हो, तो ये बात आप सभी को पता होना चाहिए कि जो पेरोक्साइड इफेक्ट है वो केवल और केवल HBr के केस में काम करेगा, यानी कि प्रोपीन ये आपके सामने है, दिस इज योर प्रोपीन, और इसमें आप HCl का एडिशन कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड। तो आपसे जानना चाहा है कि मेन प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखो भाई, HCl का एडिशन आप पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करो, एब्सेंस में करो, दोनों ही केस में जो रिएक्शन है वो मार्कोवनिक-ऑक्स के हिसाब से हो। मार्कोवनिक-ऑक्स रूल क्या कहता है कि जो एडेंडम है, यानी कि जो एडिशन में स्पीशीज जा रही है अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केस में,
उसका जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन पर जाएगा जिस पर H का नंबर कम है। एडिशन की पॉसिबिलिटी केवल इन्हीं दो कार्बन एटम्स पर है, या तो इस पर या इस पर, जिनके बीच में डबल बॉन्ड है। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव Cl है वो उस कार्बन पे जाएगा जिस पर कि H का नंबर कम हो। तो आपका जो मेन प्रोडक्ट है वो ये बनेगा, दिस इज योर मेन प्रोडक्ट। तो दिस इज योर 2-क्लोरोप्रोपेन और इसका कॉमन नेम है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो ठीक है। तो ध्यान रखिएगा बेटे, HCl के केस में परऑक्साइड अगर होगा भी तो भी रिएक्शन मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग ही होनी है, राइट। नाउ वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 4। द रिएक्शन ऑफ टॉलिन विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड गिव्स। आपके पास जो रिएक्टेंट है वो टॉलिन है। टॉलिन मीन्स मिथाइल बेंजीन, बेंजीन पर CH3 लगा हुआ है और इसका ट्रीटमेंट आप लोग करा रहे हो क्लोरीन से इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड। तो आप सब बच्चे समझ पा रहे हो ये जो रिएक्शन है दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, यानी कि हैलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ टॉलिन हम पढ़ रहे हैं। तो ऐसे केस में जो FeCl3 लुईस एसिड है क्लोरीन से रिएक्शन करके इलेक्ट्रोफाइल Cl पॉजिटिव को जनरेट करेगा और CH3 क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है इसलिए एक बार जो Cl है वो ऑर्थो पोजीशन पर आ जाएगी, यानी कि ऑर्थो क्लोरोटॉलिन बनेगा और सेकंड प्रोडक्ट में जो Cl है इट कम्स एट पैरा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू CH3। तो ऐसे आपको पैरा क्लोरोटॉलिन मिलेगा। तो देखो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, दोनों प्रोडक्ट बनेंगे ऑर्थो एंड पैरा क्लोरोटॉलिन, ये दोनों प्रोडक्ट इसमें आपके बनेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। द रिएक्शन कंडीशंस लीडिंग टू द बेस्ट यील्ड ऑफ C2H5Cl। कह रहे भाई C2H5Cl जो है इन चार ऑप्शंस में से किसमें सबसे ज्यादा अच्छे से बनेगा, ये आपसे जानना चाह रहे हैं। तो देखिए C2H6 यहाँ पर इथेन है, ये क्लोरीन से रिएक्शन करा रहे हैं। ये अल्ट्रावायलेट लाइट का मतलब है कि यहाँ पर फोटोकेमिकल रिएक्शन हो रही है, यानी कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट लाइट की वजह में क्या है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म से ही क्लोरीनेशन होगा। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा अगर ये C2H6 Cl2 एक्सिस में है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई CH3 CH2 एक एक H हटता जाएगा, एक एक Cl आता जाएगा। डार्क में कराएंगे तो ये रिएक्शन भैया नहीं होगी, देयर विल बी नो रिएक्शन इन द डार्क, क्योंकि ये तो एक सैचुरेटेड कंपाउंड है C2H6, तो यहाँ पर जो है एडिशन तो होना नहीं है। थर्ड आपके पास Cl2 एक्सिस में अगर होगी तो भैया अगर Cl2 एक्सिस में होगा तो कई जगह क्लोरीनेशन हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ये बन सकता है और ये भी बन सकता है, ये भी हो सकता है और भी बहुत से प्रोडक्ट बन सकते हैं, है ना। इस वाले कार्बन पर भी Cl आ सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो क्लोरीन अगर एक्सेस में होगी तो ये तो नहीं बनेगा, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स बनेगी, जैसा आपको मैं यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। लास्ट है ये रिएक्शन कंडीशन में दोनों बराबर है, इक्विमोलर मान लो, दोनों के बराबर कंपोजिशन है, तो ये सारे बनने के चांसेस भी बराबर बराबर के हैं। तो केवल जो पहली वाली कंडीशन है ये यही अप्रोप्रिएट है, जिसमें कि बेस्ट यील्ड में ये मिलेगा क्योंकि ये ज्यादा है और Cl एक एक तो सब्स्टिट्यूट होना है, तो इसलिए द फर्स्ट ऑप्शन इज द correct option. Now we go for the next question, question number 6. Chlorination of toluene in the presence of light and heat followed by treatment with aqueous NaOH gives. तो ये हमारे पास टॉलिन है, इसका ट्रीटमेंट हम क्लोरीन से करा दें, क्लोरीनेशन ऑफ टॉलिन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो देखिए प्रेजेंस ऑफ लाइट में जब कराओगे आप तो ये आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ये रिएक्शन होगी और
तीनों H टॉलिन के रिप्लेस हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे बाई ClF1। ये इस तरह से ये आपके पास बन जाएगा ट्राई क्लोरोटोलीन। दिस इज योर ट्राई क्लोरोटोलीन। अभी इसका ट्रीटमेंट हमें NaOH से और कराना है बच्चों। तो जब हम इसका ट्रीटमेंट NaOH से कराएंगे तो यहाँ पर 3 NaOH के मॉलिक्यूल यूज होंगे और जो प्रोडक्ट है वो हमारा इस तरह से तीनों Cl की जगह 3 OH आ जाएंगे, 1 2 और ये 3, ठीक है। और ये 3 NaCl जो है एज ए बाई प्रोडक्ट एलिमिनेट हो जाएंगे। फिलहाल इनसे मतलब नहीं है, ये मेन फोकस इस पे करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है सभी बच्चों को, कभी भी एक कार्बन एटम पर 2 OH ग्रुप एक साथ नहीं आ सकते। किसी भी एक कार्बन एटम पर 2 OH ग्रुप एक साथ नहीं आ सकते। उसकी वजह क्या है, ये OH जो है ना छोटे से कार्बन एटम पर जब 2 आ जाते हैं तो बहुत ज्यादा लड़ते हैं, इनका स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा लगता है, इसलिए एक दूसरे को ही रिपेल करते हैं। तो इसलिए एक कार्बन एटम पर 2 OH ग्रुप एक साथ नहीं रह सकते। यहाँ तो 3 आ गए तो क्या होगा, ये लड़ते लड़ते वाटर यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, ये H2, ये H2 अलग हो जाएगा और जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ये बेंजीन है। और क्या बचा देखो, COOH, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, बेंजोइक एसिड, ठीक है। जब आप क्लोरीनेशन कराएंगे टॉलिन का लाइट की प्रेजेंस में तो जाहिर सी बात है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होनी है, तीनों H हट करके तीनों Cl चले जाएंगे। अब आप कहेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा 3 H हटेंगे, 2 हटेंगे, 1 हटेगा? तो देखिए क्वेश्चन की डिमांड कुछ इस तरह की है कि इन्होंने ये नहीं कहा कि रिएक्शन में एक, अभी आप देखेंगे आगे कंडीशन में वो आपको हिंट देंगे बेंजाइल क्लोराइड के बनने का। जब केवल एक ही H हट के एक Cl आएगा तो वो हिंट देंगे आपको बेंजाइल क्लोराइड के बनने का। लेकिन जब नहीं दिया और फर्दर ट्रीटमेंट विद एक्वस NaOH बताया हुआ है तो तीनों Cl हट करके 3 जगह OH आएंगे और स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होने की वजह से एक ही कार्बन एटम पर 3 OH, 2 ही नहीं आ सकते, 3 तो बहुत बड़ी बात है। तो ये 2 वाटर जो कार्बन पर 3 OH आ गए, इनमें से एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि बेंजोइक एसिड वुड बी योर मेजर प्रोडक्ट। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 7। 1-chlorobutane on reaction with alcoholic potash। आपको मालूम है अल्कोहलिक पोटाश का मतलब है अल्कोहलिक KOH की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 1-chlorobutane आप सभी को मालूम है, दिस इज योर 1-chlorobutane। इसे आप नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड भी बोल सकते हो, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। और जब आप इसका ट्रीटमेंट करोगे अल्कोहलिक पोटाश से, अल्कोहलिक पोटाश का मतलब हो गया बच्चों कि KOH से रिएक्शन कर रहे हो अल्कोहलिक, तो ये जो रिएक्शन है ये SN1 से प्रोसीड होगी अगर आप अल्कोहलिक KOH यूज कर रहे हो। और यहाँ पर एलिमिनेशन होगा, वो भी कौन सा होगा, बीटा। ये देखिए अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, तो यहाँ से वाला H एक और ये Cl चला जाएगा, डबल बॉन्ड इन 2 कार्बन के बीच में आ जाएगा, योर प्रोडक्ट विल बी 1-ब्यूटीन, ठीक है। तो ये यहाँ पर एलिमिनेशन सुपरसीड ओवर सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल की वजह से जो अल्कोक्साइड आयन प्रेजेंट रहता है इट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्गर बेस। ये इस रिएक्शन की मैकेनिज्म जब आपसे डिस्कस की थी तो बताया था। नाउ वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 8। इन द एडिशन ऑफ HBr to propene in the absence of peroxide, the first step involves in the addition। तो ये देखिए ये क्लास 11 में मैकेनिज्म पढ़ी है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ उस मैकेनिज्म के बारे में। जो मैकेनिज्म हमने पढ़ी थी उसमें जो HBr है फर्स्ट स्टेप में, क्योंकि पेरोक्साइड यहाँ पर नहीं है, एब्सेंस बोला है ना, एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो यहाँ पर हेटेरोलिटिक फिशन होगा। और हेटेरोलिटिक फिशन होने की वजह से जो जो हाइड्रोजन और Br के बीच का बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन है वो पूरी तरह से Br पे चला जाएगा, तो Br तो बन जाएगा नेगेटिव और H बन जाएगा पॉजिटिव। यानी कि यहाँ पर जो अटैकिंग स्पीशीज है वो एक तो बना H पॉजिटिव आयन और एक Br नेगेटिव आयन।
अब इसी स्टेप में जो प्रोपीन है उस पर ये H पॉजिटिव जो है बच्चों वो अटैक करेगा। H पॉजिटिव इस प्रोपीन पे अटैक करेगा। अब चांसेस H पॉजिटिव के अटैक के दोनों पर हैं, है ना। हो सकता है ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाए तो इस कार्बन पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, तो H पॉजिटिव यहाँ चला जाएगा। ठीक, तो ऐसे में प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, ऐसे में प्रोडक्ट बनेगा ये वाला CH3 CH3 और ये पॉजिटिव, ये बना 2 डिग्री कार्बोकेटायन। और एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है कि ये यहाँ शिफ्ट हो, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिव ये पॉजिटिव और ये H पॉजिटिव यहाँ चला जाए और ये वाली स्पीशीज बन जाए। ये बनता है आपका प्राइमरी कार्बोकेटायन। तो आपको मालूम है 1 डिग्री कार्बोकेटायन कैसा होता है, मोर स्टेबल ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, और अब लास्ट स्टेप में जो Br नेगेटिव है वो इस पर अटैक करेगा, तो 2 ब्रोमोप्रोपेन जो कि आपका मेजर प्रोडक्ट रहेगा एब्सेंस में, है ना। और यहाँ पे लगेगा Br, तो 1 ब्रोमोप्रोपेन जो आपका माइनर प्रोडक्ट रहेगा। तो आप इसका आंसर समझ गए होंगे। इन द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ H पॉजिटिव। इस H पॉजिटिव के अटैक के बाद ही ये कार्बोकैटायंस बनेंगे। जो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा उसकी यील्ड ज्यादा रहेगी, वो एक्सिस में बनेगा। और सेकंड थर्ड स्टेप में जो Br नेगेटिव है वो अटैक करेगा इन कार्बोकैटायन पर और रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट बना देगा। अगर ये रिएक्शन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होती तो यहाँ पर जो फिशन होता वो होता होमोलिटिक। ये इस तरह से देखो, ये होमोलिटिक फिशन होता बच्चों। और यहाँ पर जो स्पीशीज बनती वो कौन बनता, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल और ब्रोमीन फ्री रेडिकल। तो ध्यान रखना, अगर ये रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड होता तो होमोलिटिक फिशन होता और HBr होमोलिटिकली ब्रेक होता, ब्रोमीन फ्री रेडिकल बनता, H फ्री रेडिकल बनता। और यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप है उसमें ये फ्री रेडिकल बनने के बाद सेकंड स्टेप में पहले ब्रोमीन फ्री रेडिकल अटैक करता। मार्कोनिक ऑफ में पहले H पॉजिटिव अटैक करेगा फर्स्ट स्टेप में, और एंटी मार्कोनिक ऑफ में Br डॉट यानी ब्रोमीन फ्री रेडिकल अटैक करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डाइपोल मोमेंट। देखिए 4 कंपाउंड्स यहाँ दिए हुए, इनके डाइपोल मोमेंट के बारे में हमें कमेंट करना है, ऑर्डर में अरेंज करना है। तो पहला कंपाउंड हमारे पास है टॉलिन। थोड़ा ऊपर बना देता हूँ, 4 कंपाउंड से टॉलिन। पहला कंपाउंड टॉलिन आ गया हमारे पास। दूसरा कंपाउंड मेटा डाइक्लोरोबेंजीन है, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, ये ऑर्थो हो गई, ये मेटा आ गया, लीजिए। थर्ड है हमारे पास ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, दिस इज Cl एंड दिस इज ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। और लास्ट है हमारे पास पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो आपको इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर और डाइपोल मूवमेंट में अरेंज करना है। तो देखो इन चारों में एक बात तो आपको समझ में आना चाहिए, ये जो कंपाउंड है इसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन यहाँ पे कैसा है, कार्बन टू Cl ये अपवर्ड डायरेक्शन में, ये कार्बन टू Cl डाउनवर्ड डायरेक्शन, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो ये जो कंपाउंड है हमारे पास पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ये वाला फोर्थ वाला, इसका डाइपोल मोमेंट होगा लीस्ट। तो भाई देखो 3 ऑप्शन है, बी डी और सी में, भैया तीनों में ये सबसे लास्ट में दे रखा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो CH3 और Cl में अगर आप कंपेयर करोगे, यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। देखो ये जो कार्बन बेंजीन के साथ अटैच है ना बच्चों, ये है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और जो CH3 का कार्बन है ये है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये बेंजीन वाला sp2 है। तो यहाँ पर S करेक्टर ज्यादा है बेंजीन के कार्बन पर, इसलिए
इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी और डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन कहाँ होगा, CH3 से बेंजीन रिंग की तरफ, क्योंकि ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है ना, जितना s करेक्टर ज्यादा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की ज्यादा होती है और इसलिए डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट CH3 से कार्बन की तरफ होगा। यहाँ कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक, लेकिन फिर भी CH3 कैसे बहुत अच्छा डाइपोल मूवमेंट क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि है दोनों कार्बन ही और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस थोड़ा बहुत है जरूर, तो यहाँ डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं होगा पहली बार। अब क्लोरोबेंजीन का डाइपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा, सबसे कम, सॉरी सबसे कम, उसके बाद फर्स्ट वाला, तो दो ऑप्शन मिल रहे सी और बी। अब बच्चों को कंफ्यूजन इसी में होता है, इससे कैसे पता करें ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैराडाइक्लोरोबेंजीन। तो देखो बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है, ये बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री का, ये और ये बॉन्ड एंगल है 60 डिग्री का। तो जितना बॉन्ड एंगल कम होगा उतना डाइपोल मोमेंट ज्यादा, जितना दो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स के बीच में बॉन्ड एंगल कम होगा उतना डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ज्यादा आएगा। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट कैसे निकालोगे, देखो मेटा डाइक्लोरोबेंजीन में ये कुछ इस तरह से ये आएगा, इसका इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, इनके बीच का आएगा ना, और यहाँ पे कैसा आएगा, यहाँ पे इन दोनों के बीच का कुछ आएगा इस तरह से, ठीक है। तो जितना बॉन्ड यहाँ 60 डिग्री का बॉन्ड एंगल है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल बड़ा है 120 डिग्री का, जितना बॉन्ड एंगल छोटा होगा उतना डाइपोल मोमेंट ज्यादा आएगा। तो अब आप समझ लीजिए जो थर्ड वाला कंपाउंड है तुम्हारा ये, इसका सबसे ज्यादा होगा, तो ऐसा ऑप्शन आपके पास बी आ रहा है, तो ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इन दोनों में बच्चों को कंफ्यूजन रहता है सेकंड में और थर्ड में, तो इसका तरीका मैंने आपको बताया, जितना बॉन्ड एंगल दो ग्रुप एटम्स के बीच का कम होगा उतना डाइपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट वो ज्यादा आता है, तो इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नाउ वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 10। सिल्वर बेंजोएट रिएक्ट्स विद ब्रोमीन। तो जो बच्चों ने एनसीईआरटी तैयार की है केवल उनको ये रिएक्शन एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी, ठीक है। तो सिल्वर बेंजोएट पहले बना लेते हैं, ये C6H5COOH ये आपके पास बेंजोइक एसिड है, और अगर सिल्वर बेंजोएट बनाना है तो H रिप्लेस करके आप यहाँ पे सिल्वर लगा दो, दिस इज योर सिल्वर बेंजोएट। अब इसका रिएक्शन आप कर रहे हो ब्रोमीन से, जब आप इसको ब्रोमीन से रिएक्शन करोगे तो देखो ये Ag और ये Br, AgBr चला जाएगा, ये CO2 एस्केप कर जाएगा, और ये C6H5Br वुड बी द मेजर प्रोडक्ट। ये जो C6H5Br है ये आपका मेजर प्रोडक्ट है, और इसीलिए इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो आपका कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। इस रिएक्शन का एक स्पेशल नाम भी है जिसको हम बोलते हैं ब्रोडीन बोरोडीन, दिस इज योर बोरोडीन हंस-डीकर रिएक्शन। दिस इज योर बोरोडीन हंस-डीकर रिएक्शन। ये आपने क्लास 12 की एनसीईआरटी में नहीं पढ़ी है, तो उन बच्चों के लिए पहली बार आ रही होगी, तो ये रिएक्शन याद रखेंगे। जब सिल्वर बेंजोएट का रिएक्शन ब्रोमीन से कराएंगे तो ये AgBr एज ए बाई प्रोडक्ट CO2 एस्केप कर जाएगा, और जो Br एक बचा है वो बेंजीन के साथ अटैच हो जाएगा, ब्रोमो बेंजीन वुड बी द मेजर प्रोडक्ट। तो उसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, SN2 मैग्नीज प्रोसीड थ्रू। आप सभी को याद आ रहा होगा SN2 में क्या होता है, एक ही स्टेप में होती है, जो OH नेगेटिव है जब अटैक करेगा, मिथाइल ब्रोमाइड का एग्जाम्पल लेके हमने आपको समझाई हुई है, तो जब ये अटैक करेगा तो एक इंटरमीडिएट बनेगा जिसमें जो पुराना बॉन्ड है कार्बन बॉन्ड Br वो टूटना शुरू होगा, और जो नया बॉन्ड है कार्बन बॉन्ड OH वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, और इस तरह से He ओरिएंट हो जाते हैं। और बताया था ये एक इंटरमीडिएट बनेगा जिसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है,
और लास्ट स्टेप में मतलब कि नेक्स्ट स्टेप में ये जो H का ओरिएंटेशन है वो कैसा हो जाएगा, राइट में हो जाएगा, जैसा रिएक्टेंट है उसका अपोजिट। तो आप समझ पा रहे हो, कार्बोनियम आयन तो कहीं नहीं बन रहा है, फ्री रेडिकल कहीं नहीं दिख रहा है, कार्बन आयन कहीं नहीं बन रहा है, क्या हो रहा है, ट्रांजिशन स्टेट आ रही है, इंटरमीडिएट स्टेट आ रही है। ये जो कंपाउंड बन रहा है, ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है, ये ट्रांजिशन स्टेट कंपाउंड है। एक थ्योरी है जिसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, जो ये कहती है कोई भी रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होते, पहले रिएक्टेंट कन्वर्ट होते हैं एक इंटरमीडिएट में जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, और इस इंटरमीडिएट में ही एटम्स का रीअरेंजमेंट मैक्सिमम होता है। और सेकेंड स्टेप में ये इंटरमीडिएट है जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, स्टेबिलिटी बहुत कम है, वो रेडियली ब्रेकअप होकर के कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में। तो ये उसी की ट्रांजिशन स्टेट की बात ये हो रही है। ये जो इंटरमीडिएट बन रहा है दिस इज ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है और ये तेजी से ब्रेक होकर के मेन प्रोडक्ट आपको बनाता है। और SN2 में आपको मालूम है, आप देख रहे हैं यहाँ पे एटम्स का जो ओरिएंटेशन है इसमें लेफ्ट में, यहाँ कैसा है राइट में, ठीक है ना। तो ये इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का भी एग्जाम्पल रहता है। यहाँ हमसे पूछिए इंटरवेंशन ऑफ ट्रांजिशन, सेकेंड ऑप्शन इसका। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्लोरीन टेक्स प्लेस रियरली एट हायर टेम्परेचर। जब भी हायर टेम्परेचर की बात होगी बच्चों तो ध्यान रखना सब्स्टिट्यूशन ही होगा। तो क्लोरीन टेक्स पे रियरली एट हायर टेम्परेचर इन, इसमें हायर टेम्परेचर पर क्लोरीन जो है वो सब्स्टिट्यूशन में जाएगा। ये एल्कीन है, ये विनाइल है, और ये सॉरी दिस इज हाँ विनाइल है ये, और ये कैसा है इथाइन है, नन ऑफ द एबव। तो देखो सब्स्टिट्यूशन होने के चांसेस कहाँ सबसे ज्यादा है, ये डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड। यहाँ जो पहला वाला ऑप्शन है इसमें एल्काइल ग्रुप मिल रहा है ना, और एल्काइल ग्रुप भी ऐसा मिल रहा है कि अगर इसमें आप क्लोरीनेशन कराओगे तो स्टेबल एलाइनिक हैलाइड बनेगा वाला Cl CH2 CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है। तो यहाँ पे एल्काइल ग्रुप क्योंकि मिल रहा है सब्स्टिट्यूशन के लिए, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे इजीली जो है वो हो जाएगा, और इसीलिए जो ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट है। बाकी भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पे तो एडिशन होता है ना, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप मिल रहा है फर्स्ट वाले में, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन सबसे आसानी से हो जाएगा हायर टेम्परेचर पर, इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 13